नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं एनालिसिस 360। भारत में यह चर्चा 2021 से 25 आते आते कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में आ जाएगी से बढ़कर लगभग आ गई है तक पहुंच चुकी है। और यह इनकमिंग वैसे ही आई है जिसकी आशंका बहुत लोग लगा रहे थे, यानी कि भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को घुटने पर लाकर यूं एयरटेल और जियो दोनों प्रतिस्पर्धी कंपनियों का स्टारलिंक के साथ टाइप करने पर मजबूर होना और न्यूज में बने रहने के कारण कुछ सवाल आप लोगों के मन में भी जरूर आ रहे होंगे, जैसे कि आखिर वो क्या बात रही होगी कि एक हफ्ते पहले तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी अपने काबिलियत का दम भर रहे भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों जैसे एयरटेल और जियो को स्टारलिंक के सामने हथियार डालना पड़ा। और क्या ये सैटेलाइट इंटरनेट की टेक्नोलॉजी इतनी नई है कि कोई इसे कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है? क्या भारत सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने में जो अरबों रुपए खर्च किए वो बेकार हो गया? क्या सारा का सारा ऑप्टिकल फाइबर कबाड़ हो जाएगा? क्या भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का भारतीय मार्केट में दबदबे के समाप्ति का शुरुआत देख रहे हैं? ये सुविधा महंगी होगी या सस्ती? और क्या एयरटेल और जियो का वोडा और एयरसेल एमटीएस जैसा हाल होने वाला है? आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी नई है? बिल्कुल नहीं। यह टेक्नोलॉजी 1980-90 के दशक से ही प्रयोग और उपयोग किए जा रहे हैं और उस समय काफी कामयाब भी थी। सैकड़ों वाणिज्यिक उपग्रह यानी कॉमर्शियल सैटेलाइट भेजकर कई टेलीकॉम कंपनियां कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती थी, लेकिन 2001-2 के आसपास पश्चिमी देशों के टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा भूचाल आया जो .com बबल बर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें सारी की सारी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी दिवालिया हो गई, क्योंकि उस समय सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाना आज के मुकाबले बहुत महंगी थी, बहुत कम, वो भी सिर्फ सरकारी कंपनी ही स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करती थी। ये एक बात थी। दूसरी बात ये थी कि और बहुत सी कंपनी लैंड बेस्ड ऑप्टिकल फाइबर या जमीन पर टावर खड़ा कर वायरलेस एंड वायर्ड कनेक्शन प्रोवाइड करने पर निवेश करती रही थी, जिसने सैटेलाइट बेस्ड टेलीकॉम कंपनियों को कंपटीशन से बाहर धकेल दिया। सैटेलाइट बेस्ड कंपनियों के उस समय डुबाने में एक और लिमिटेशंस ने टेरेस्ट्रियल यानी भू आधारित कंपनियों की मदद की थी। वो थी सैटेलाइट नेटवर्क के सीमित संख्या में ही इंटरनेट कनेक्शन दे सकना। एक्चुअली कुछ अंतरराष्ट्रीय पाबंदी के कारण प्रति 20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में वो कुछ 100 लोगों को ही कनेक्शन दे सकता है, और जैसे जैसे कनेक्शन की संख्या बढ़ती जाती है इंटरनेट स्पीड घटा दी जाती है। वॉइस कॉल और टेक्स्ट मैसेज की सुविधा इतने एरिया में वो कुछ हजार लोगों को ही दे सकता है। आज भी कमोबेश इन्हें फिक्स्ड क्वांटिटी में ही स्पेक्ट्रम आवंटित होती है। वहीं टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं होती, वो जितना चाहे स्पेक्ट्रम सरकार से खरीद कर सर्विस दे सकता है। यानी अगर दिल्ली का एरिया ले ले जिसका क्षेत्रफल मात्र 1483 स्क्वायर किलोमीटर है, पॉपुलेशन करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा है। अब अगर 3 करोड़ में सिर्फ 20 से 25 हजार लोगों को ही कनेक्शन मिलेगा सैटेलाइट के द्वारा, तो आप सोचिए क्या होगा। और ऐसी परिस्थिति में आप टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को चुनेंगे या सैटेलाइट कनेक्शन, खासकर तब जब आपको पता हो कि आगे और लोगों के कनेक्शन लेने पर आपकी स्पीड घटा दी जा सकती है। खैर, हम बस ये कहना चाहते हैं कि सैटेलाइट से इंटरनेट या वॉइस कॉल की टेक्नोलॉजी दशकों पुरानी है। बस फिर से कई साल के गैप के बाद दूर संचार कंपनियां इस क्षेत्र में धौल धप्पा कर रही है। अब आप समझ ही गए होंगे कि भारत सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने में जो अरबों रुपए खर्च किए और भारतीय टेलीकॉम कंपनियां जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे तेज 5G रोल आउट भारत में करके दिखाया और जो आज भी दुनिया में सबसे कम दरों पर इंटरनेट और वॉइस कॉल की सुविधा भारतीयों को दे रहे हैं, उनका लगन और इन्वेस्टमेंट को फिलहाल दूर दूर तक कोई आंच नहीं आ रहा है। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कोई और नई टेक्नोलॉजी सैटेलाइट टेलीकॉम मार्केट में नहीं आती। वहीं करीब 10 साल पहले तक बांग्लादेश में प्रति 1000 लोगों में
ऑप्टिकल फाइबर यूज करने वालों की संख्या भारत से ज्यादा था, आज भारत में करीब अपने 80% क्षेत्र में यहाँ तक कि अंडमान एंड निकोबार तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा चुका है और इसका उपयोग करने वालों की संख्या बीते कुछ सालों में कई गुना बढ़ चुका है। और इस कार्य के लिए मोदी सरकार की और यहाँ की टेलीकॉम कंपनियों की भी प्रशंसा जरूर होनी चाहिए। और बताते चले कि ये इन्वेस्टमेंट चाहे ऑप्टिकल फाइबर में हो या और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में, ये ना ही सिर्फ उतना ही प्रासंगिक है, अपितु ये ही वो असल रीढ़ की हड्डी है जिसके दम पर भारत में संचार क्रांति बीते कुछ सालों में हुई है और आगे भी होगी। उम्मीद है आपको इस सवाल का भी जवाब मिल ही गया होगा कि क्या स्टारलिंक का आगमन अब भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का भारतीय मार्केट में दबदबे को समाप्त कर देगी। अब दो बात जरूर आपके मन में चल रहा होगा, एक ये कि जब सैटेलाइट से बहुत कम लोगों को ही कनेक्शन मिल सकता है तो फिर अचानक इतने लोग ये व्यवसाय में क्यों उतर आए, और दो भारतीय कंपनियां जो खुद विश्व की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं को क्यों मजबूरन स्टारलिंक से ही हाथ मिलाना पड़ा। एक्चुअली उपग्रहीय संचार का भी अपना ही एक इलाका है जिसमें उसे कोई हरा नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर देखें तो कुछ दिन पहले ही कतर एयरलाइंस ने यह घोषणा की है कि वो अपने 30 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट में स्टारलिंक इंटरनेट के द्वारा फ्लाइट के अंदर यात्रियों को इंटरनेट सुविधा देगी और यात्री फ्लाइट में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल से लेकर फ्लाइट के अंदर ऑनलाइन गेमिंग भी कर सकेंगे। समुद्र में चल रहे क्रूज शिप्स और मालवाहक जहाजों को भी उपग्रहीय संचार से जोड़ा जा सकता है। पूरी दुनिया में डिजिटल परिवर्तन में प्रमुख चुनौतियों में से एक दूरस्थ और अलग थलग के क्षेत्रों में विश्वसनीय और उच्च गति वाले इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना रहा है। पारंपरिक बुनियादी ढांचे को इन वंचित क्षेत्रों तक पहुंचाने में कई कठिनाइयों के साथ विभिन्न देशों में सीमाओं का सामना भी करना पड़ता है। स्पेस इंटरनेट का लक्ष्य उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करके इस अंतर को पाटना है। इन दिनों सैटेलाइट आधुनिक दूरसंचार का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। ये वो विशाल क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं और निर्बाध इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं, और ये पहाड़ों, नदियों या महासागर जैसी भौगोलिक बाधाओं से भी प्रभावित नहीं होते। तो अंदाजन एयरटेल और जियो जिन विदेशी सैटेलाइट कंपनियों क्रमशः वनवेव और एसईएस के साथ पहले से बाजार में उतरी थी, उनका नेटवर्क या तो अभी तक पूरा चालू नहीं हुआ है या उतने एरिया को कवर नहीं कर पा रहा है। जैसे कि वनवेव, जिसमें एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल सबसे बड़े शेयर होल्डर में से एक है और पहले चेयरमैन से लेकर को चेयरमैन भी रहे हैं, अभी तक मात्र 600 सैटेलाइट ही जियो स्टेशनरी और लो अर्थ ऑर्बिट में भेज पाई है। इसी के साथ मिलकर एयरटेल कुछ क्रूज कंपनियों और एयरलाइंस को इंटरनेट सेवा देने की बात कर रही थी, पर जहां स्टारलिंक करीब 7000 सैटेलाइट भेज चुका है, इसका कोई शानी ही नहीं है। तो संभवतः एयरटेल और जियो जहां खुद कनेक्शन दे सकेगा वो देगा, और जहां नहीं दे सकेगा और स्टारलिंक का सर्विस अपना स्टिकर चिपकाकर भारतीय ग्राहक को देगा, और साथ ही साथ पैरेलली अपने नेटवर्क पर भी इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। और स्टारलिंक के साथ काम करने से इन दोनों कंपनियों को अपने वर्कर्स और टेक्नीशियंस को ट्रेन करने में मदद मिलेगी। वही स्टारलिंक को इस समझौता से फायदा ये मिलेगा कि उसको भारत जितना बड़ा मार्केट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ वर्कर्स और टेक्नीशियंस का जुगाड़ करने और होम डिवाइसेस को ठीक ठाक करने की भी टेंशन नहीं रहेगी। मतलब सिर्फ सर्विस बेचना, माल छापना, बात खत्म। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।